गुड मॉर्निंग। बोल लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या शुरू करने? यूनिट वेक्टर थोड़ा सा हम नाम सुने हुए, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं और डायरेक्शन फिक्स्ड होते हैं। तो आज मतलब डायरेक्शन भी जानेंगे कि भाई वो फिक्स डायरेक्शन कौन सी होते हैं। तो फिक्स डायरेक्शन भी जानेंगे कि किधर होते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड होते तो 1 है, बट उसको आज प्रूफ भी कर लेंगे कि 1 कैसे होता है, ये दिखाओ भाई। तो ये सब चीजें करेंगे। तो मान लो यूनिट वेक्टर होते क्या, एंड अ वेक्टर whose magnitude is 1 and direction is fixed, यानी कि अ वेक्टर whose magnitude is 1 and direction is fixed, and direction is fixed। fixed क्या? तो along the given vector, fixed में क्या? along the given vector, दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में होते हैं। तो let us suppose a vector is this, let us suppose a vector is a कोई वेक्टर है, a कोई वेक्टर है, then unit vector of vector a, then unit vector of vector a, unit vector of vector a, तो वो क्या होगी? उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, यूनिट वेक्टर a की यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल के रूट वाली अगर डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगी हमारे को? ठीक है, यूनिट वेक्टर आ जाएगी। बोलो। इस तरीके से डायरेक्शन इज अलोंग द ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर ए इज फिक्स्ड, मतलब क्या? वो जो वेक्टर दिया था ना उसी की तरफ, जिस वेक्टर से ये बना हुआ है उसी वेक्टर की तरफ ये होगा। बोलो। तो किसी वेक्टर की मतलब किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर आ जाएगी और उसकी डायरेक्शन होगी उसी वेक्टर की तरफ, फिक्स्ड डायरेक्शन जो बोला करता था मैं। इसकी मीनिंग यही है कि ये जो ए वेक्टर है उसी की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1। तो ये हम दिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल लो क्या? yes, तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे को, वेक्टर इज दिस i प्लस 2j माइनस k, ऐसे कोई वेक्टर है, इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। या तो पूछे यूनिट वेक्टर इधर, या तो पूछे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, या तो पूछे फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सी वेक्टर होगी? उसका यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही होता है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अलोंग दिस, इसी की तरफ होगा। बोलो। हाँ, तो इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर पूछे, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर पूछे, या फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर वही होता है। हाँ, यूनिट वेक्टर। तो कैसे? चलो निकालते हैं। हम निकालते पहले। हाँ, तो ठीक है ना, तुम उधर निकाल। एक मिनट का यही सही है, ये भी नहीं। यूनिट वेक्टर चलो सॉल्यूशन के लिए बताओ। यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर, हाँ वो निकालना है। यानी फॉर्मूला लिख दूं पहले? तो पहले मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लीजिए। साइड में नहीं, उसी में निकाल लेंगे। वेक्टर लिख देता हूँ ऊपर। अच्छा ठीक है। i प्लस 2j माइनस k। हाँ, अब बताओ नीचे क्या करूँ? उसका वो मैग्नीट्यूड रूट अंडर में। हाँ, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर k स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर। हाँ, ज्यादा हो गया, माइनस 1 स्क्वायर। हाँ, क्या तो 1 1 2 अब 4 6 हो गया ना? 1 1 2। हाँ। तो i प्लस 2j माइनस k बाय रूट अंडर 6। तो भाई i j के तीनों को अलग अलग रखना चाहिए ना। ये रूट अंडर 6 तीनों के नीचे होगा कि नहीं होगा?
हाँ। तीनों के नीचे होगा तब तो आई जे के तीनों सेपरेट हो जाएगा। तो 1/√6 आई 2/√6 जे माइनस 1/√6 के, यही यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? 1/√6 आई 2/√6 जे और माइनस 1/√6 के, ये यूनिट वेक्टर होगी कि नहीं होगी? होगी। अब चेक करता हूँ, निकाल तो लोगे, रुक जाओ। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? यूनिट वेक्टर आया है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? हाँ बताते सर, √6। अरे बाबा, इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए ना, और वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1। ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? इसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखता हूँ होता है कि डायरेक्शन भी तो सर, डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? किधर किधर? वेक्टर ए की तरफ। ए की तरफ डायरेक्शन इज अलोंग दिस सेम डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए। तो देख लो भाई, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मॉडुलस लगा देता हूँ। यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड तो कितनी हो जाएगी? √100 पीछे का स्क्वायर। बात तो है तो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ही ना, नाम यूनिट वेक्टर है। तो 1/√6 1/√6 का स्क्वायर 2/√6 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना कि सही की गलत, क्या कर रहा हूँ मैं? 1/√6 स्क्वायर। तो कितने हो गए ये? 1/6 4/6 और माइनस का स्क्वायर प्लस 1/6। एलसीएम कितने? 6। 1 + 4 + 1 6 का 6 √1 यानी कि 1। कोई भी यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर 1 ही होगा, ये बात आज प्रूफ हो गई। हाँ बात तो सही है। डायरेक्शन भी इधर होगी। अब किसी भी तरीके से पूछ ले कोई भी सवाल, अगर कहीं प्रूफ क्वेश्चन में दे दे कि प्रूफ दैट, ऐसा कुछ नहीं, मैं फील करे पूछता नहीं है, ऐसा प्रूफ ये पूछता नहीं है। फील दोगे हाँ बात सही है, रटा हुआ वाली बात नहीं है। यूनिट वेक्टर जो कुछ भी होते हैं ना, उसके मैग्नीट्यूड सच में 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक वेक्टर मतलब एक मल्टीप्लाई कर दें हम लोग वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। एम की पीछे 2 3 4 या लैम्डा एक्स वाई जेड, तो सभी आई में भी वो मल्टीप्लाई होती है, जे में भी, के में भी, ये पढ़े थे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, उसको ये कहते हैं। सीधा सीधा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिना बताए बिना पढ़े भी बना लिए थे, कल बताए थे ना। तो बस यहाँ पे लिख लेते मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो पहला में था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मतलब अगर मान लो कोई वेक्टर है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई वेक्टर है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी में अंदर घुस जाएगी। अरे बोलो ऐसे लिख दो। ए दिया हुआ है सर, लैम्डा है क्या? ax i प्लस मतलब ay, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। हाँ, ax i ay j और az k, देन लैम्डा ये जो होगी लैम्डा इंटू ax i, लैम्डा इंटू ay j, लैम्डा इंटू az k। सीधी सी बात यही। दूसरा वाला डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये दोनों को अच्छे से पढ़ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर के नीचे में लेट लैम्डा बी कांस्टेंट या फिर स्केलर। देखो लैम्डा है यहाँ पे स्केलर, स्केलर समझ जाना, मतलब मैग्नीट्यूड 2 4 5 10 कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक। तो दूसरा वाला है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा वाला क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। पहले डॉट पढ़ लेते फिर क्रॉस। आप तो सेकंड नंबर पे दे दीजिए। तो कुछ छोड़ ले खिलो ना भैया। अरे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वो टॉपिक हुआ, उसके अंदर एक डॉट प्रोडक्ट का, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। वो नॉर्मल वाला जो कुछ है ही नहीं उसमें। अब दूसरा वाला पढ़ते, पहले डॉट प्रोडक्ट फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर को हम पहले लिखेंगे कैसे? 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लिखेंगे कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स A and B is A dot B, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे डॉट लिखना जरूरी है। डॉटे का तो भाई कमाल है, यहाँ पे डॉट लिखना जरूरी है।
ए डॉट बी, इसकी मैग्नीट्यूड, तब भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ए डॉट बी की जो मैग्नीट्यूड होगी, ए डॉट बी की जो मैग्नीट्यूड होगी, देन तब ए डॉट बी जो होते हैं इसकी मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? ए क्या है? वेक्टर कौन सा, मतलब वो है मैग्नीट्यूड है ए का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, अब थीटा, थीटा तो दोनों के बीच का एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे ये नहीं भी दे सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में मॉडुलस की जरूरत नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो स्केलर आता ही है, स्केलर ही आता ही है, तो मॉडुलस देने की जरूरत भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट जब भी करेंगे तभी वो स्केलर देता, स्केलर ही देता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी लिखेंगे। इसका दूसरा नाम ये भी प्रूफ कर लेंगे ना, बात पता चल जाएगी। देखो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करोगे कि उसका आंसर जो आएगा उसमें आई जे के गायब, इसका मतलब ये स्केलर होता ही है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं। ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा नाम क्या है इसका? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, बात बराबर। ए डॉट बी को क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा, ए है इसकी मैग्नीट्यूड, बी है बी की मैग्नीट्यूड, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तीनों क्लियर है? नोट करा जाए, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा था, इसको एक्सप्लेन करते फिगर लेते। ए मान लो ये है, अब बी मान लो ये है, दोनों के बीच के एंगल थीटा। कहाँ लो एंगल? यही लूंगा ना, पैरेललोग्राम लो बनेगी, ट्रायंगल लो बनेगी यहाँ पर। सर बताते हैं सर, दोनों बन तो दोनों सकता है। मान लो अभी अगर बात करो स्पेशली यहाँ पे पोज दिया, हाँ तो यहाँ पर सर ट्रायंगल, दोनों का टेल एक जगह है, दोनों का टेल एक जगह, पैरेललोग्राम बनेगी। घूमते रहो ना घर पे, उससे मतलब हमको नहीं है, वैसे मैंने पूछा। तो ए और बी है, ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो बी की कंपोनेंट लो अगर ए पे, बी की अगर कंपोनेंट ले लूं ए पे, बी की कंपोनेंट अगर लूं ए पे, तो क्या होगा? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को कि ये और भी इसकी मीनिंग क्या क्या निकल रही है। बी की अगर कंपोनेंट लूं तो कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए कितना होगा? बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी यानी लेंथ कॉस थीटा, कंपोनेंट बी कॉस थीटा ही होता है ना। इसका मतलब है सो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा था ना, ए बी कॉस थीटा था। इसका मतलब देखो बी कॉस थीटा, इसकी जो मैग्नीट्यूड आई है, बी की जो कंपोनेंट है वो इनटू ए की मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो मीनिंग ये निकला है कि भाई आप ए पे बी का कंपोनेंट ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए पर बी का कंपोनेंट ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही तो बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी को लिख सकते हैं हम, यानी कि बी, इसको बी कॉस थीटा लिख लो शॉर्टकट में, नहीं तो बी कॉस थीटा इंटू ए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहे? अरे बोलो। तो यहाँ से और भी डिटेल में अगर जाएं तो अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पूछ ले ऑन ए तो क्या आएगी? बी कॉस थीटा अगर पूछ ले, बी कॉस थीटा अगर पूछ ले, इट मींस कि क्या पूछ रहा है वो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पूछ रहा है। बी कॉस थीटा तो वही है, तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये भी, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। फाइंड द, दो वेक्टर दे देगा आई जे के रूप में, दो वेक्टर दे दिया ए बी, एंगल का आता पता नहीं रहेगा, एंगल का आता पता नहीं रहेगा, अब पूछ लेगा बी कॉस थीटा, एंगल है ये नहीं है, अब पूछ रहे बी कॉस थीटा, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे?
ए डॉट बी कर लेंगे डिवाइडेड बाय ए। अब ए डॉट बी बिना एंगल का भी निकालना सिखाएंगे, बिना एंगल का भी निकलता है, सब्र करो थोड़ी देर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए है ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। अब इसको रटे कैसे, मतलब उल्टा पुल्टा लगेगा। जिस पे पूछेगा ना, जिस पे पूछेगा ना, किस पे पूछ रहा है, बी पे, ए पे हाँ, ऑन ए, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ए डॉट बी तो ऊपर होगा ही। अब ये भी तो हो सकता है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ये भी तो हो सकता है कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। यहां से कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी भी हो सकता है। अगर देखो ए की कंपोनेंट बी पे लूं तो ए cos थीटा, ये sin थीटा, कंपोनेंट कॉस में ही हमेशा होते हैं ना, एक एक होता एंगल है, तुम कौन से एंगल फिर सोचने लगा। ए की कंपोनेंट बी पे लूं तो ए cos थीटा, ए की कंपोनेंट बी पे लूं तो ए cos थीटा इनटू बी का मैग्नीट्यूड। जिस पे लेता हूं उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी करता हूं ना। बी cos थीटा किस पे लिया था, ए पे, तो ए से मल्टीप्लाई भी किया ना ए की मैग्नीट्यूड से। ठीक, तो भाई ए डॉट बी ही आया, कोई नई चीज नहीं आई। और यहाँ से नई चीज क्या आई, नई कॉन्सेप्ट की, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरी वेक्टर पे कंपोनेंट कैसे निकालो, उसकी फॉर्मूला मिला। फिर मैंने सोचा अरे बाबा ए पे तो निकल गई, अब बी पे कैसे निकालूं, ऑन बी पे कंपोनेंट कैसे निकालूं। तो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो ए cos थीटा इंटू बी, ए cos थीटा इंटू बी, ए cos थीटा इंटू बी, ए डॉट बी ही होगा। ए cos थीटा इंटू बी, ए डॉट बी ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब मैं देखता हूं दूसरा फिगर फिर से खींचता हूं। ये है ए, ये है बी, थीटा। अब इसकी कंपोनेंट अगर उस पे लूं, इसकी कंपोनेंट अगर इसको बना दो, इस पे लूं तो 90 डिग्री पे जाते हैं ना कंपोनेंट 90 पे जाते हैं। इसकी कंपोनेंट उस पे ले रहा हूं, तो आ जाओ नाउ। पता नहीं, ये वाला नहीं समझाया क्या, पूछो पहले। हमको स्टार्टिंग नहीं समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, पता। दूसरे वाला में ए का कंपोनेंट बी पे, ए cos थीटा किस पे कंपोनेंट लिया उससे मल्टीप्लाई बी पे, अगर किया जाए तो वो ए डॉट बी हो जाएगा, आ जाएगा। यही तो करना है मुझे। तो नाउ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी क्या होगा, ए cos थीटा, ए cos थीटा होगा ना, ए cos थीटा। सो ए डॉट ए डॉट बी ये कंपोनेंट इनटू जिस पे लिया कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो ए का कंपोनेंट कितना, ए cos थीटा किस पे लिया उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई। यानी समझो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है लाइन में। तो ये ए बी cos थीटा यानी ए डॉट बी मिल रहा है, इसीलिए मैंने ए बी डॉट, ये जबरदस्ती ये आया ना, जब ये आया ना तो ये इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसीलिए लिख रहा हूँ। हमें निकालना है cos थीटा, पूछा ही जाता है। तो ए cos थीटा यहाँ से क्या आएगी, ए cos थीटा यहाँ से ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय बी, ए डॉट बी बाय बी। तो ये है हमारे दूसरे फॉर्मूले, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। नीचे बी है ना तो बी पे, नीचे ए है तो ए पे, नीचे ए है तो ए पे, नीचे बी है तो बी पे। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए ऑन बी। ए डॉट बी जब निकालना सीख जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब एक वेक्टर ए का कहेगा बी पे तो ए डॉट बी बाई बी, और बी का कहेगा ए पे ए डॉट बी बाई ए, जिस पे वो, बाकी भूल जाओ ना इधर क्या है नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली समझ में आ ही गया यहाँ पे, मैथमेटिकली तो समझ में आया ना। तो ये ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा कोई घुमा रहे थे तो नई नई लॉजिक आई, दो नए नए कॉन्सेप्ट आए।
कि वेक्टर का वेक्टर पे कंपोनेंट कैसे निकाले ये भी सीख लिए। यहाँ पे अभी तो वही ना खेल रहे थे, किसी वेक्टर का वेक्टर पे कंपोनेंट खींच रहे थे, मतलब वही डिस्कस कर रहे थे। और इससे पहले तक हम लोग किसी मैग्नीट्यूड का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे थे, सीख रहे थे ना इससे पहले। आज सीख रहे वेक्टर का वेक्टर पे। सर एक एग्जांपल पर फोटो बनाए ना, किसी मैग्नीट्यूड का ले रहे थे। जैसे मान लो वेक्टर है i प्लस j प्लस k, उसकी और b भी कुछ है, तो a का b पे जो कंपोनेंट होगी वो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a √3 हो जाएगा। i प्लस j प्लस k सब वन ने लिया √3 cos थीटा, वैसे निकाल लेंगे। इनटू कर देंगे b की मैग्नीट्यूड से, इनटू कर देंगे b की मैग्नीट्यूड से, तो भी क्या आ जाएगी, a डॉट b आ जाएगी। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस a डॉट b का होगा ना, तो लंबा घुमा के डिस्कस करके। लेकिन अगर बात करें a डॉट b निकालने की, तो a की मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल लेंगे, b की डायरेक्ट निकाल लेंगे, cos थीटा पता ही है। लेकिन ये हो गया हमारे समझ कि भाई ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, किसी भी एक का किसी दूसरे पे कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं। किसी भी एक वेक्टर का दूसरे पे कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो सही ही है। तो अब हम अगर और खींचे लंबा, तो डॉट प्रोडक्ट को ये भी कह सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ सुनो, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर किसी का ले लो टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर किसी का किसी पे टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर, ये भी हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन में। लेकिन उतनी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो यही सही। कॉपी सजाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया? नोट कर लो। 3 बार निकाल। हाँ, a डॉट b क्या पढ़े थे हम लोग, अभी घसीटते हैं इसको। a डॉट b क्या पढ़े थे, ab cos थीटा। ab cos थीटा, अगर यहाँ से थीटा पूछ ले तो कैसे निकलूंगा सर, a डॉट b बाय ab, बाय a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं मॉडुलस नहीं ले रहा हूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a डॉट b बाय ab। अरे बोलो, इस तरीके से थीटा आ जाएगी दोनों के बीच के पूछे तो। अब ना करने दो, अपना काम करो, जो कुछ भी भूल बोले दो वो मेरे कपार का है। ये थीटा आएगी इस तरीके से। यस सर। तो थीटा आएगी, ठीक है भाई, थीटा आएगी। अब ना मैं ये a डॉट b बार बार आता है, इसका ना काम तमाम कर लेते हैं। ये a डॉट b नहीं आएगा, बार बार आता है, तो बिना एंगल दिए हुए a डॉट b कैसे निकालो, इसका भी काम तमाम कर ले। हाउ टू फाइंड a डॉट b व्हेन एंगल इज नॉट गिवन, यानी वेक्टर दिया हुआ है जगह ग्रुप, सही से बैठो पहले ना डरपोक। हाँ सर बोलिए। तो a डॉट b जो दिया है, मान लो वेक्टर a दिया है axi ay क्या हो रहा है az के axi मतलब वेक्टर a का x की तरफ का कंपोनेंट, वेक्टर a का y की तरफ का, वेक्टर a का z की तरफ का। ये स्टाइल है अपना लिखने का। अब दूसरा वेक्टर है b, तो bxi byj और bz के, और बिना एंगल दिए हुए पूछ रहा है a डॉट b कैसे निकालूं, एंगल दोनों के बीच नहीं है, तो कैसे निकालूं a डॉट b। हाँ बन गया। हाँ बताओ। एंगल नहीं दिया है, नहीं, a डॉट b पूछ रहा है सर, तो cos के रूप में होगा आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा सर। cos तो बिना एंगल अब वो cos थीटा करोगे तो थीटा कहाँ से आएगी, दिक्कत हो जाएगा। मान लो तुम सोचते हो कि a की मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, b की मैग्नीट्यूड निकल जाएगी, तो थीटा cos थीटा कहाँ से बनेगी, नहीं निकलेगी। ऐसे केसेस में a डॉट b को क्या करते हैं, a डॉट b को क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। a डॉट b मतलब ये वाला axi ayj azk डॉट b वाला, तो bxi byj और bz के। अब देखो
हलवा वही काम करेंगे जो हम बचपन में किया करते थे नर्सरी में। इस AXI से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे उसको, इससे भी तीनों को करेंगे, उससे भी तीनों को करेंगे। आपको फाइंड क्या करना था? थीटा। नहीं ये डॉट भी फाइंड करना है, थीटा को तो बोल मारो। डॉट भी फाइंड। लेकिन अब मल्टीप्लाई ना, ये सोच न लिए, लेकिन अभी भी बाकी है, रुको, कॉन्सेप्ट बहुत बाकी है उसमें, ज्यादा हड़बड़ाने की। वो सर जैसे मॉड्यूलस टाइप का खींचते हैं, ABC लिखते हैं, इधर का इधर। अरे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो नहीं है। अच्छा। अब देखो, यहाँ पे ज्यादा लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं समझा देता हूँ, ज्यादा लिखूंगा कम। I डॉट आई, एक बार तो यानी कि इससे तीनों को होगी ना, तो जब I डॉट आई करूंगा तो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है ना, I डॉट आई मतलब दोनों, ये बीच में तो डॉट ही आएगी ना। यस सर। आएगी तो डॉट ही, तो जब इसको इससे करेंगे तो I डॉट आई आएगी। भाई नीचे पीछे वाली जो स्केलर या कांस्टेंट है AX और BX, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके आगे जो वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर, वो तो अपना वेक्टर वाला रूल अप्लाई करेगा, यानी I डॉट आई होगा। तो I और I के बीच कितने एंगल बनेगा? जीरो, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मैं जरा साइड में बता दूं कि I डॉट आई यानी कि A डॉट B वाली AB cos थीटा, तो I की मैग्नीट्यूड 1, फिर I की मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा cos 0 डिग्री यानी 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होते ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 cos 0 डिग्री। तो I डॉट आई क्या होगा? 1। J डॉट J क्या होगा? 1। इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1 और cos 0 डिग्री। K डॉट K क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू cos 0 डिग्री, यानी कि सेम डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन वाला क्या होगा? 1 होगा। अब बताओ कि I डॉट J क्या होगा जी? सर cos 90 डिग्री से इंटू कर देंगे। I और J के बीच तो 90 डिग्री बनता है ना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लाइटिंग खराब होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच क्या होगा? 90 डिग्री। हाँ सर, जीरो। ये जीरो हो जाएगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी? I की 1, J की 1 और cos 90 बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जीरो। तो ये I डॉट J हो गया, I J, फिर J डॉट K, बताओ ये कितना होगा? J और K के बीच, डिफरेंट के बीच तो 90 ही बनेगा, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 1 इंटू cos 90 डिग्री, तो फिर से जीरो। ऐसे ही I J, J K और K I के बीच, तो K डॉट I 180 से ये भी क्या होगा? 1 इंटू cos 90, तो ये कितने हो जाएगा? जीरो। K और I कोई भी Z एक्सिस और X एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 0 डिग्री होता है कि नहीं होता है? जीरो होता है। तो अब रटने वाली क्या कॉन्सेप्ट आया? कुछ नहीं आया। सेम तो 1, डिफरेंट तो 0। तो देख लो, सेम जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली बचेगी और सभी जीरो हो जाएगा, I J I K सभी जीरो। फिर इससे करूंगा तो J वाली बचेगी, बाकी जीरो। यस सर। इससे करेंगे तो K वाली बचेगी, बाकी जीरो। तीनों को बचेगा ना, I का I से, J का J से, K का K से। I अपने साथी I के साथ जाएगा, J अपने साथी J के साथ जाएगा और K अपने साथी K के साथ, बाकी को गोली मारो, बाकी चले गए जीरो में। तो 3 या 9 टर्म्स होना चाहिए था, बट 3 ही हुआ, बाकी कहाँ चले गए? बाकी जीरो हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखूं? I वाला I मिलके तो 1 हो जाता है, तो उसको गायब कर दूं। कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बता चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा AX इंटू BX प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू PZ। तो यही होगा A डॉट, ये कैसे होता है? B। ओह हाँ समझ गया सब। अच्छा इतने देर से चिल्लाया था। नहीं हम बोला कि आप मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो, डायरेक्ट कर दिए। डायरेक्ट कर दिया, उसको कौन इतना करे? जो पढ़ाना था मैंने इसमें पढ़ा दिया, ये जरूरत की चीजें थी, समझ आया? हाँ। क्योंकि I डॉट I जब होगी ना तो वो तो 1 हो जाता है। हाँ। अरे बोलो, तो डायरेक्ट बनेगी, I के I वाले से मल्टीप्लाई कर दो,
जे को जे वाले से, के को के वाले से, देख लाइन में बनेगी नहीं बनेगी? आई और जे जीरो हो जाएगा, आई और के जीरो हो जाएगा, जे और के हाँ जीरो हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ, सब 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 के और जे जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ तो यही ए डॉट भी यहाँ पे रख दूंगा। अच्छा रखेंगे प्रैक्टिकली क्यों सर? आपको बोले ए डॉट बी हमको फाइंड करना है, निकल गया ए डॉट बी। न्यूमेरिकल वैल्यू में तो फॉर्मूले की तरह भी पढ़े, छोड़ी पड़े, एग्जांपल जब देंगे तो। लेकिन आपका एग्जांपल में जो क्वेश्चन था वो यही था कि हमको ए डॉट बी फाइंड करना है, तो ए डॉट बी तो वही अरे होगा। एग्जांपल अभी ले रहा हूँ, एग्जांपल नहीं लिया हूँ। नोट हुआ? हाँ